टेस्ट नंबर 12 PSIR का है ना, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड आउटलाइन इट्स कोर प्रिंसिपल। तो इसका सिंपल मीनिंग ये लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको इंट्रोडक्शन में ये ले सकते हैं। फिर कोर प्रिंसिपल लिखना है, तो कोर प्रिंसिपल क्या है, रूल ऑफ लॉ है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, जुडिशियल रिव्यू है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, सेपरेशन ऑफ पावर है। पर चूंकि ये PSIR का क्वेश्चन है, आंसर है, इसलिए हमको इसमें थिंकर को भी ऐड करना पड़ेगा। इस रूल ऑफ लॉ की बात किसने कहा है, AB डिसे ने कहा है। सेपरेशन ऑफ पावर को किसने कही है, मोंटेस्को ने कहा है। लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दीजिए कि BR अम्बेडकर ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक व्हीकल ऑफ लाइफ है, जो इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़रूरी है। बस यही इसका मेन आउटलाइन था। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, एनालाइज हाउ डायरकी एंड सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी अंडर ब्रिटिश रूल हैव लेफ्ट एंड्योरिंग लीगेसी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरकी और सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी का कैसे लीगेसी में इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के आज के कल्चर में। तो आपको इसमें सिंपल सा पता है कि जो डायरकी है ना, ये 1990 एक्ट से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल असेंबली में, प्रोविंशियल में, जिसमें बात कही गई थी रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट की, और आज के टाइम पे 7 शेड्यूल में मेंशन है। तो आपको यही लिखना था। और कैसी लेगेसी है ये, क्योंकि आज भी जो है ना ब्यूरोक्रेसी का डोमिनेंस है, और आज भी आज पहले भी था और आज भी था। अब चूंकि जब लिस्ट का डिवीजन होगा तो ड्यूअल कंट्रोल होगा। अब देख लीजिए आज भी ड्यूअल कंट्रोल है, 18 साल है। और इस बात को हमजा अलवी ने भी कहा है। यहाँ पे हमजा अलवी से कनेक्ट करना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमजा अलवी ने कहा है कि जो कंट्री पहले कॉलोनी थी वो हालांकि आज डीकोलोनाइज हो चुकी हैं, लेकिन उनमें भी अभी भी कॉलोनियल लीगेसी है। फिर आपको बताना है ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी कैसे जो है ना अभी भी इंडिया में है। देख, पहले जो ICS था ना, इंडियन सिविल सर्विस, आज के टाइम पे क्या हो गया हो, IAS हो गया है। तो बस यही पूछ रहा है वो बेसिकली। तो आपको इसमें यही लिखना है। फिर इसके बाद जो है ना, फिर इसके बाद आपको क्या करना था ना, इसमें लिखना है कि रूल बेस्ड कल्चर कैसे डोमिनेट हुआ है ना, रेड टेपिज्म कैसे बढ़ा है। बस यही आपको लिखना था। इसमें लास्ट में आप लिख सकते हैं सरदार पटेल का स्टेटमेंट कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ, तो इससे आप जो है ना, इससे जो है ना आप इसमें लिंक कर सकते हैं बेसिकली। फिर देखिए, बस इसमें यही लिखना था। फिर थर्ड क्वेश्चन है, explain the main principle embodied in the preamble to the Constitution of India and what is their significance. Do you think that they are political horoscope of the country? अब देखिए, इसमें 3 पार्ट है, लेकिन 10 मार्क क्वेश्चन पूछा है। अब लोग कंफ्यूज हो गए थे। बात सिंपल सी है, आप प्रियम्बल को स्टार्ट कर दीजिए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि नानी पालकीवाला ने बोला है। फिर प्रिंसिपल पूछा है, तो लोग कंफ्यूज थे प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे। अरे भाई, प्रिंसिपल में आप नेचर और एम दोनों लिखेंगे। तो नेचर क्या है, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। एम में क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। सिग्निफिकेंस क्या है, भाई ये पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। फिर बोला कि पॉलिटिकल होरोस्कोप है। हाँ, नेहरू ने बोला है कि ये इंडिया का पॉलिटिकल होरोस्कोप है। जानते क्यों, क्योंकि इंडिया जो बनना चाहता है ना, वो चीज़ प्रियम्बल में ही मेंशन है। यही है पॉलिटिकल होरोस्कोप। बस आपको यही लिखना था बेसिकली। फिर जो है ना, इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि कमेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। बहुत लोग कंफ्यूज थे कि यहाँ पे रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है, लेकिन बहुत सिंपल मतलब है। पहले आप ये बताइए कि आर्टिकल 32 जो है ना, वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हमारे पास राइट्स है तो हमारे पास रेमेडीज भी होने चाहिए, और उसी की बात जो है ना आर्टिकल 32 में कही गई है। फिर आप लिख दीजिए कौन कौन से इसमें है, हैबियस कॉर्पस है, मैंडमास है, क्यू वारंटो है ना, प्रोविजन है, सरसुरारी है। फिर चूंकि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये जानते क्या है, ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को इंश्योर करता है और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रताप भानु मेहता ने कहा है कि रिट्स का यूज करके जुडिशरी जो है ना अपने आप को सुप्रीम बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। फिर आप लिखिए कि एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब सिंपल ये है कि जो चीज़ पहले से डिसाइड हो चुका है ना, अब उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, कोई लिटिगेशन नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ जो है ना रिट जुडिक्शन में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि रिट जुडिक्शन ये जरूरी है रेमेडीज के लिए। और जो जुडिशियल रिव्यू जो है ना, ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है ना कि जुडिशरी जो है ना, ये गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखना है, जो कि आर्टिकल
2 में मेंशन किया गया है। बस हो गया। फिर इसके बाद डायरेक्ट आपको ये लिखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द कार्नर स्टोन ऑफ नेशन। अब देखिए ये बताइए, कार्नर स्टोन ऑफ नेशन बोला है तो बहुत लोग कन्फ्यूज है इसमें क्या लिखना है। इसमें जो बड़े बड़े फीचर है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, यही लिखना है। ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट नहीं है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक सोशल इवोल्यूशन है। कैसे इवोल्यूशन है अब बताइए? डेमोक्रेसी के थ्रू, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है हर 5 साल में, फेडरल प्रिंसिपल है, 7 शेड्यूल है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म होता रहता है, डीपीएसपी है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है, फंडामेंटल राइट है ना, फिर फंडामेंटल ड्यूटी है, अमेंडमेंट प्रोसीजर है जो बताता है कि है ना लिविंग डॉक्यूमेंट है केस में, भारतीय केस में, जुडिशियल रिव्यू है, यही सब बता रहा है आपको, यही सब लिखना था। कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये एंड ऑफ मीन्स दोनों को एक साथ इंश्योर करता है, यही इसमें लिखना था। बहुत लोग कन्फ्यूज थे इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली इसमें कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटी इज टू इंस्टिल सिविक ड्यूटी इन सिटीजन। अब ये बताइए, हमारे पास राइट्स है, लेकिन हमारे पास अगर ड्यूटी ना हो ना तो राइट्स इनकम्प्लीट होता है, और यही आपको इस क्वेश्चन में लिखना था बेसिकली। क्योंकि जानते क्या है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि है ना, स्वर्ण सिंह कमेटी ने स्वयं कहा है कि लोग सिटीजन का जो राइट है ना ये मीनिंगलेस होगा यदि उसमें ड्यूटी ना हो। तो यहाँ पे पहले आप लीजिए बैकग्राउंड इसका कि जो है ना, ये पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51 में स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू ऐड किया गया है 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे बैकग्राउंड बनाइए। ये प्लेटो ने भी ड्यूटी की बात कही है कि हर पर्सन को अपने ड्यूटी फुलफिल करना चाहिए स्टेट की तरफ है, और अरिस्टोटल ने भी यही बात की है। लेकिन मॉडर्न टाइम में ये राइट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन बात ये है ना कि हमको ड्यूटी और राइट्स में दोनों में बैलेंस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट बात, ये मोरल ऑब्लिगेशंस है सिटीजन का, क्योंकि गांधी ने कहा है कि राइट्स का सोर्स क्या है, ड्यूटी ही है, इसलिए हमको ड्यूटी करना पड़ेगा अपने नेशन की तरफ है। ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, फिर डिसिप्लिन है पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, फिर ये रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वीमेन है, एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही सब आपको लिखना है बेसिकली। कंक्लूजन में लिख दीजिए कि राइट्स और ड्यूटी जो है ना, ये एक ही कॉइन के 2 साइड हैं। बस हो गया। तो देख रहे हैं ना बेसिकली क्या है ना कि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप आराम से जो है ना आंसर लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएससी में जो कन्फ्लिक्ट है ना, उसको कैसे रिकन्सिलिएट किया गया है, उससे कैसे डिफरेंट अमेंडमेंट और जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ है। तो ये बताइए, फंडामेंटल राइट जहाँ जस्टिसेबल इन नेचर है, डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, इसी के तहत जो है ना ये क्वेश्चन अनालाइज किया गया है। क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है ना ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, और जो डीपीएसपी जो है ना ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। इसलिए क्या है ना कि इनमें कन्फ्लिक्ट होना तय था। तो जानते क्या ये कन्फ्लिक्ट जानते कहाँ स्टार्ट होता है? क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है ना लैंड रिफॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो क्या है ना कि हमको है ना लैंड लेना था किससे? जिनके पास लैंड था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी उसमें फंडामेंटल राइट था और वो जस्टिसेबल था, लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। इसलिए क्या है ना कि ये कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला चंपका दोहरे केस में कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट जो है सुप्रीम है डीपीएसपी से, इसलिए आप ये नहीं कर सकते। लेकिन पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर दिया, बोला कि नहीं भाई, हमको जो है ना सोशल जस्टिस लाना है, जो कि डीपीएसपी में कहा गया है। इसमें आर्टिकल 31A 31B ऐड कर दिया, बोलो कि हमको ये करना पड़ेगा। लेकिन ये शंकर प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल किया, ठीक है आप कर सकते हो। लेकिन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न करे कि नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को या फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेकिन फिर से ला दिया पार्लियामेंट ने 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में 31C को ऐड कर दिया, बोला कि नहीं 39B और 39C जो है ना ये फंडामेंटल राइट के ऊपर होगा, क्योंकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करता है। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने किस पर भर्ती केस ला दिया, बोला कि नहीं भाई, आप जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो फिर 1976 में फिर से इंदिरा गांधी ने ला दिया, क्या बोला कि नहीं भाई, सारी डीपीएसपी जो है ना फंडामेंटल राइट से ऊपर होगा। तो फिर आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, तो फिर आती है जनता गवर्नमेंट, वो बोलती है नहीं भाई ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दो, है ना, और उसको कर दो आर्टिकल 300A में। तब से जो है ना लास्टली जो है ना सुप्रीम कोर्ट बोलता है 1980 में मिनरेगा मिल केस में कि फंडामेंटल राइट डीपीएससी जो है ना एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब देख लीजिए जो आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन है ना, ये आर्टिकल 45 से ही लिया गया है। तो देखिए अल्टीमेटली क्या है ना, यही टसल है, अल्टीमेटली यही हो रहा है कि हमको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ जाना है, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो हमको लिबर्टी दोनों में बैलेंस करने की जरूरत है। यही इस क्वेश्चन का समरी था।